हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा लास्ट पार्ट है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का। आज की वीडियो में हम अपने बाकी के बचे हुए सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो आज हम टॉपिक देखने वाले हैं अपना बफर कैपेसिटी, फिर रोल ऑफ बफर्स इन फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। उसके बाद हम अपना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये फ्रेंड्स हमारे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी था फर्स्ट सेम में, और फिर ये फार्मास्यूटिक्स में भी था, और दोनों में ही पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें इसके बहुत ज़्यादा चांस है पूछने के। तो इस पर आप बहुत ही ध्यान से सुनना फ्रेंड, ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा और हमारे यूनिट 5th और हमारे पूरा का पूरा फार्मास्यूटिकल फिजिकल फार्मास्यूटिक्स कंप्लीट हो जाएगी आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड जल्दी से। तो सबसे पहले हम अपने बचे हुए दो टॉपिक समझते हैं, बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी को डिफाइन किया जाता है कि द अमाउंट ऑफ एसिड और बेस दैट मस्ट बी एडेड टू द पीएच बफर टू इंप्रूव प्रोड्यूस अ यूनिट चेंज ऑफ पीएच। नहीं समझे, कोई बात नहीं, अब समझ लेते हैं। तो अगर हम इसके नाम से ही समझे बफर कैपेसिटी, यहाँ ए कर लेना फ्रेंड। तो कैपेसिटी वर्ड से हम जानते हैं क्या है कि किसी की क्षमता, यानी कि कैपेसिटी की उसकी क्षमता, पोटेंसी को पता लगाते हैं हम यहाँ पे। तो हम जानते हैं कि बफर हमारा जो था, बफर का काम क्या था कि वो हमारे किसी भी सॉल्वेंट का पीएच चेंज होने से रोकता है। जैसे आप यहाँ समझिए, एग्जांपल अभी समझ लेते हैं हम। ये हमारा क्या है, एक सॉल्यूशन है और इसका पीएच हमारा लगभग फिक्स है। जैसे मान लीजिए 5 है हमारा पीएच। अब ये हमारा सॉल्यूशन है। अब अगर हम इसमें कोई भी बफर सॉल्यूशन डाल दें, यहाँ हमने कोई भी बफर ऐड कर दिया, तब ये करेगा क्या कि इस पीएच को ना तो 5 से कम होने देगा, ना 5 से बढ़ने देगा। मतलब 5 से इंक्रीज नहीं होने देगा, ना 5 से डिक्रीज होने देगा। ये था हमारा बफर का काम। अब ये चेंज कब होते हैं फ्रेंड्स, आपने ये तो सोचा होगा कि जब हम इसमें कोई चेंज कर ही नहीं रहे हैं, अल्टर, तो ये बदलेगा क्यों। तो हम इसमें जब कोई एसिड ऐड होता है या फिर कोई बेस ऐड होता है, तब ये अपना क्या करता है, इसको चेंज करता है। अब रियल लाइफ में ऐसा क्यों होता है, आपने ये सोचा है ये तो हम ऐड करेंगे तब इसका चेंज होगा। रियल लाइफ में ऐसा इसलिए होता है, जैसे एग्जांपल समझिए, आप सिरप है, सिरप का आप यूज करें, तो आपने सिरप का ढक्कन खोला, फिर उसको आपने पिया, तो उसमें आपने जब उसका कैप खोला, ओपन किया, तो वहां पे कुछ ना कुछ हमारे, जैसे यहाँ समझिए, कुछ ना कुछ हमारे एयर के पार्टिकल आए होंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिली होगी एयर से, कुछ हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं उसमें। तो आप ये सब दोनों मिला के क्या बनाते हैं, एसिड बना लेते हैं, H2CO3 वाला। जैसे यहाँ समझिए H2CO3, ये क्या है, हमारा एक एसिड है। तो ये क्या कर सकता है, इसके पीएच को चेंज कर सकता है। इसीलिए हमारी जो भी प्रिपरेशंस होती हैं उसमें हम बफर सॉल्यूशन जरूर मिलाते हैं। अब आप ये समझिए एग्जांपल कि इसका 5 है। अब मैंने यहाँ से एसिड, एग्जांपल समझना सिर्फ, मैंने यहाँ एसिड मिलाया 1 ml पहला, इस पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर मैंने 2 मिलाया, फिर नहीं असर पड़ा। मैंने 3 ml डाल दिया, कोई असर नहीं। मैंने 4 ml डाला। मैंने जैसे ही 5 ml डाला, मैंने देखा इसका जो पीएच था, एसिड है, एसिड क्या करता है, पीएच को कम करता है। यही तो है, 1 से लेकर 14 तक। तो एसिड जो होते हैं वो हमारे पीएच को डिक्रीज करते हैं। तो ये 5 से हमारा 4 कर दिया इसने। तब हमने यहाँ देखा कि हमारा 5 ml एसिड ने इसको 1 यूनिट पीएच को कम कर दिया। मतलब ये हमारा बफर है, इसकी कैपेसिटी क्या है कि ये 5 ml तक एसिड को रोक सकता है। 5 ml एसिड तक किसकी कैपेसिटी है। इस तरह से हमने पता लगाया कैपेसिटी। यही बेस में होता है कि हमने यूज किया 1 2 3 नहीं बदला, 4 किया नहीं बदला। जैसे ही हमने 5 ml यूज किया, इसका जो पीएच था वो 5 से 6 हो गया। तो हमने यहाँ क्या देखा कि हमारा 5 ml बेस है, वो हमारा यूज होता है किसके लिए, बफर। सॉरी फ्रेंड, तो इसका जो पीएच था हमारा वो 6 हो गया अगर 5 से। मतलब हमने यहाँ क्या देखा कि हमारा 5 ml बेस लग गया इसके पीएच को, 1 यूनिट पीएच को चेंज करने के लिए। तो हम यहाँ समझेंगे कि इस बफर की कैपेसिटी क्या है, 5 ml तक ये एसिड को मतलब सह सकता है और 5 ml बेस तक को ये सह सकता है। इस तरह से हमने मतलब निकाल रहे हैं, मैंने एग्जाम्पल के रूप में बनाया। तो इसी तरह हम यहाँ फॉर्मूले से निकालते हैं कि यहाँ पे हमारा वी जो ये है, वी ये वाला साइन है, थोड़ा ये डाउन है, ये हमारा क्या है, बफर कैपेसिटी। ये डेल्टा भी यानी कि कितना चेंज हो रहा है, मतलब कितना हमने इसमें एसिड डाला या बेस डाला, ये हमारा यहाँ पे। और ये पीएच है कि कितना पीएच चेंज हुआ। अगर एक, जैसे यहाँ एग्जांपल समझिए, मैंने 10 ml एसिड डाल दिया, तो 10 अपॉन मैंने यहाँ मेरा 2 पीएच चेंज हो गया, तो मेरे यहाँ पे 5 निकल के आएगी कैपेसिटी। इस तरह से हम यहाँ निकाल लेते हैं अपनी कैपेसिटी। सिंपल है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है बफर इन फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। तो हमारे कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वगैरह होती है, बायोलॉजिकल इंडस्ट्री, इसमें हमारे क्या रोल करते हैं, बफर का क्या काम होता है। तो सबसे पहले समझते हैं फार्मास्यूटिकल्स में। तो यहाँ पे क्या है एक्चुअल में कि हमारी जो भी फार्मास्यूटिकल्स प्रिपरेशंस होती हैं, जैसे हमारी बॉडी से मेडिसिनल वगैरह में यूज होती हैं, जैसे सिरप हो गया, तो सिरप में भी हम बफर मिलाते हैं। कोई लिंक्टस हो गया, एलिक्सर हो गया, या सस्पेंशन हो गए, या इमल्सन हो गए, इन सब में हम कहीं ना कहीं जो उसका यूज करते हैं बफर का, जिससे हमें उसकी पीएच जो है चेंज ना हो। ऐसा क्यों, ये मैंने बता ही दिया। जैसे अगर शुगर, जो हमारा
सिरप है, अगर सिरप का हमारा 5 है तो अगर उसमें हम बफर नहीं डालेंगे, उसका किसी वजह से पीएच कम हो गया, 2-3 हो गया, तब वो क्या करेगा, वो हमें जलन, हमारे जो हम उसको पिएंगे तो हमें जलन होगी। इस वजह से हम बफर का यूज करते हैं। तो पहली हमारी कंडीशन यहाँ सॉल्युबिलिटी। तो क्या करता है, बफर हमारी सॉल्युबिलिटी को मेंटेन करता है। किस तरह कर सकता है, तो सॉल्युबिलिटी हमारी कब चेंज होगी, जब उसमें मतलब सॉल्युबिलिटी हम फिक्स करते हैं कोई सूटेबल पीएच के लिए। तो अगर उसका पीएच चेंज हो गया तो हमारी सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। और सॉल्युबिलिटी चेंज होने का मतलब है जो हमारी प्रिपरेशन पूरी की पूरी बनी हुई है उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। इसलिए हम वहां पे बफर का यूज करते हैं उसके पीएच को मेंटेन करने के लिए, और पीएच मेंटेन रहेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी मेंटेन रहेगी। अब जैसे ये समझिए एक और एग्जांपल पेशेंट कंफर्ट के लिए है। तो पेशेंट कंफर्टेबल जोन का मतलब ये है कि जब हम पेशेंट को कोई दवाई अपनी यूज अप्लाई करते हैं, जैसे एग्जांपल समझिए इंजेक्टेबल एंड प्रिपरेशन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज। आप इसी से समझ लीजिए इंजेक्शन है हमारा, तो इंजेक्शन वो सुई वाला नहीं, जो हमारी दवाई वगैरह होती है जिसको हम फिल करते हैं वो इंजेक्शन है। तो उसका कुछ डिफरेंट, जो मतलब उसका ही निर्धारित पीएच होता है कि इतने पीएच पे ये काम करता है। अब किसी वजह से उसका अगर पीएच कम हो गया या ज्यादा हो गया, तो जब उसको हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा, लगाया जाएगा, तब वो क्या करेगा, इरिटेशन करेगा, जलन करेगा। इससे हमको पता लगा, इससे हमारी बॉडी पे हार्मफुल हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसलिए हमको उसका भी पीएच मेंटेन करने की जरूरत होती है। तो उन सबको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें भी बफर का यूज करते हैं जो सब हमको उसको मेंटेन रखता है। एग्जाम्पल जैसे समझिए एक सोरेनसन थे जिन्होंने हमारा पीएच स्केल लिया था, उन्होंने इन्होंने भी बफर बनाया हमारा मिक्सचर ऑफ साल्ट ऑफ सोडियम फॉस्फेट, यानी कि सोडियम फॉस्फेट और उसका साल्ट का एक वो बना हुआ है हमारा बफर, जो हमारे पीएच किसमें काम आता है, 6 से 8 तक होता है। मतलब कोई भी ऐसा सॉल्यूशन है हमारा जो प्रिपरेशन है जिसका पीएच 6 से 8 होगा, उसमें हम ये बफर यूज कर सकते हैं। फिर हमारे यहाँ पे आता है बोरिक एसिड और मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, ये एक हमारा वो है बफर है। ये हमारा किसमें काम आता है, 5 से 9 के बीच के जितने भी हमारे प्रिपरेशंस होती हैं उन सब में। अब हम दूसरा अपना समझ लेते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में हमारे क्या रोल करते हैं। तो हमको ये पता है कि हमारी बॉडी में जितने भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वही अपना मेन फंक्शन करते हैं, और उनकी एक बैलेंस क्वांटिटी होती है उनकी एसिड की और बेस की, मतलब उनका फिक्स पीएच होता है। जैसे एग्जांपल मैं अभी आपको यहाँ दिखा दूंगा। तो जो ये केमिकल रिएक्शन करते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, वो अगर थोड़ा सा भी पीएच डिक्रीज हो जाए या इंक्रीज हो जाए, मतलब पीएच डिक्रीज का मतलब एसिडिक और पीएच इंक्रीज का मतलब बेसिक, तो अगर वो हो जाते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए सेंसिटिव होते हैं। हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन जो है उसमें कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो उन सबको मेंटेन करने के लिए हमें पीएच रेंज जो है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और उस पीएच रेंज को हम मेंटेन किससे करेंगे, बफर के द्वारा। तो हमारी बॉडी में ये कुछ ऑटोमेटिक बफर होते हैं पहले से ही, जिनको हम बॉडीज बफर सिस्टम बोलते हैं। आपने सुना भी होगा अगर स्टडी किया हो। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं, ब्लड है, तो ब्लड का पीएच 7.4 से 7.5 तक हो रहा है। तो ये अगर ब्लड कम हो जाएगा, मतलब पीएच इसका कम होगा तब भी हार्मफुल है, ज्यादा होगा तब भी। तो इसके लिए हमारे में बफर सिस्टम होता है, बायोकार्बोनेट बफर सिस्टम, जो इसको मेंटेन रखता है। यूरिन का भी सेम इसी तरह है, इसको फॉस्फेट मेंटेन रखता है इतने बीच में। और हमारे कुछ इंटरस्टिशियल फ्लूइड होते हैं और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड जो सेल के अंदर होते हैं, वो हमारे 6.5 से 6.9 तक होते हैं। इसको हमारे प्रोटीन और फॉस्फेट बफर जो होते हैं, बफर सिस्टम इसको मेंटेन करके रखते हैं। ब्लड में हमारा एक और आता है जहां पे जो हमारा हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम होता है वो भी इसको मेंटेन करके रखता है। तो यही सब हमारा होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में अभी, कि बफर का हर तरफ बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बफर क्या करता है, पीएच को मेंटेन कर रहा है। और पीएच अगर कम ज्यादा होगा तो पीएच कम का मतलब एसिडिक और पीएच ज्यादा का मतलब बेसिक, तो ये हमारे लिए हार्मफुल होगा। क्योंकि जिस भी मतलब सॉल्यूशन फ्लूइड जिसका जो पीएच मतलब फिक्स होता है वो उसी पे अच्छा अपना काम दिखाता है। अब हम अपना दूसरा टॉपिक समझ लेते हैं, अपना बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, बहुत ही ध्यान से सुनना। तो जो हमारे फार्मास्यूटिकल बफर सॉल्यूशन होते हैं, ये हमारी एप्लीकेशन ऑफ बॉडी, मतलब अगर बॉडी में यूज के लिए हम बफर बना रहे हैं हमको, तो हमको क्या करना पड़ता है कि जो हमारी बॉडी के फ्लूइड हैं उसके ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर बनाना पड़ता है। थोड़ा कठिन लग रहा है ना जी, चलिए सिंपली वे में समझ लेते हैं कि हमको क्या होता है, बफर बनाने होते हैं। अब बफर बनाएंगे तभी तो हम यूज करेंगे अपनी बॉडी वगैरह में। तो जो हमको बफर बनाने होते हैं, तो वो अगर हम बॉडी के मीन के लिए बनाते हैं, बॉडी में यूज के लिए, जैसे एग्जांपल समझिए सिरप हो गया हमारा, मतलब पीना है, फाइनली वो क्या पहुंचता है, ब्लड में होता है कंपोज होकर। इंजेक्शन वगैरह हमें बनाते हैं, तो इंजेक्शन हम जब बॉडी में लगते हैं तो फाइनली कहाँ पहुंचते हैं, अपने ब्लड में पहुंचते हैं। तो जो हम ये लगा रहे हैं, बफर जो बना रहे हैं, अगर ये हम बॉडी के लिए बनाते हैं, यहाँ पे बड़े में देखिए, तो जो हम यहाँ बफर बॉडी के लिए बनाते हैं, तो हमें उसके कंसंट्रेशन से इसको मैच करना होता है, तब हम इसको यूज करते हैं। जैसे आप ये समझिए, ये हमारा सिंपल क्या है, ब्लड है, ये हमारा क्या है, ब्लड है। अब ब्लड की कंसंट्रेशन क्या होती है, यहाँ पे एक वर्ड हमारा और निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं टोन। आपने जो सुना होगा टोनिसिटी, तो ये टोनिसिटी तो मेन है, जो हमारे इस पूरा का टॉपिक मेन तो टोनिसिटी है ना। तो जो टोनिसिटी या टोन है, इसको हम बोलते हैं कंसेंट्रेशन। तो जो कंसेंट्रेशन है वो हमारी ब्लड की होती है 0.9% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl।
ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि ये 0.9 है, जहां का मतलब निकला है कि 9 ग्राम हमने NaCl 1000 ml पानी में मिला के और ये सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया, जिसको हम बोल रहे हैं 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl। तो हमको इसी कंसंट्रेशन का बफर यहाँ पे बनाना होता है, तब हम यहाँ पे इसको बॉडी में जो अपना यूज़ करना है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमारे किस तरह से बनते हैं, तो अगर ये हमारा जो बफर बन रहा है ये अगर हमारा 0.9% से अगर कम बन गया, जैसे अब 0.9% से कम बन गया, तब हम इसको बोल देते हैं हाइपोटोनिक। सिंपल समझिए, हमारे तीनों यहीं क्लियर हो जाएंगे। हाइपो मतलब क्या होता है, कम, और टॉनिक यही हमारी टॉनिसिटी जो आ रही कंसंट्रेशन। तो अगर हमारा जो कंसंट्रेशन है वो 0.9, इससे अगर हमारी कम बनती तो हमारा कहलाता है हाइपोटोनिक। अगर ये हमारी 0.9 से ज़्यादा बन गई, ये हमारी कम थी, या अगर ज़्यादा बन गई तभी हमारा कहलाएगा हाइपरटोनिक। अब हाइपर वर्ड से आप समझ रहे हैं, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, जैसे हाइपर हो गया गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, और टॉनिक तो यहाँ क्या है कि कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तभी हमारा कहलाता है हाइपरटोनिक। और हमारा आता है अगर ये हमारी 0.9 के बराबर ही हमारी बन गई 0.9%, सेम कंसंट्रेशन का हमारा बफर बन गया, तब ये हमारा कहलाता है आइसोटोनिक। और हमको कौन सा चाहिए होता है, मैंने अभी बोला कि हमको इसके कंसंट्रेशन के बराबर चाहिए, इसलिए हमको आइसोटोनिक सॉल्यूशन चाहिए होता है, जो हम क्या करते हैं अपनी प्रिपरेशन में डालते हैं। यानी कि वो बफर सॉल्यूशन 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl का होना चाहिए, जो हम अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जो बॉडी की प्रिपरेशन वगैरह में बफर यूज करते हैं। तो सिंपल हमें आइसोटोनिक चाहिए होता है। तो हमने ये समझ लिया अपना हाइपो क्या होता है, हाइपर क्या होता है, आइसो क्या होता है। इसके नोट्स फ्रेंड ये आपको मिल जाएंगे, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो अब हम इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, यानी कि जो सॉल्यूशन हमने बनाया वो एक्चुअल में हमारा है क्या, हाइपो है कि हाइपर है कि आइसो है। इन तीनों को पता करने के लिए हम यहाँ पे दो मेथड का यूज करते हैं। एक हमारा क्रायोस्कोपिक मेथड है, एक हमारा है हीमोलिटिक मेथड। जो हमारा क्रायोस्कोपिक मेथड है इसको कॉलिगेटिव मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जैसे हमारी फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, वेपर प्रेशर हो गया, या टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, तो इन चीजों पे ये डिपेंड होती है। तो सिंपली हमको करना क्या है, सिंपल बहुत ज्यादा है। एक हमको लेना है स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन, जिसका हमारा 0.9% ऑलरेडी हमारा ये होता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है और ये हमारा बना हुआ है। अब वो हमारा यहाँ टेस्ट सॉल्यूशन है, जिसका हमको पता करना है कि ये हाइपरटोनिक है कि आइसोटोनिक है कि हाइपोटोनिक है। तो हमको क्या करना है, सिंपली इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है। इसकी फ्रीजिंग पॉइंट को पहले हम कंपेयर करते हैं, फिर इसके बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करेंगे, फिर इसके वेपर प्रेशर, इन सभी चीजों को हम कंपेयर करते हैं। और जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है, जितना कम आता है जितना ज्यादा आता है, उसी के बेस पे हम यहाँ डिसाइड करते हैं। तो हमारे बेस जनरल हमको पता है कि अगर ये दोनों की प्रॉपर्टी सारी सेम निकलती है तो हमारे ये आइसोटोनिक है, और अगर 0.9% जो हमारी NaCl इससे अगर इसकी प्रॉपर्टीज कम निकली है तो ये हाइपरटोनिक है, और ज्यादा निकली है तो हमारा क्या है, हाइपोटोनिक है। एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ लिख रखी है प्रॉपर्टीज कि जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है स्टैंडर्ड 0.9% NaCl का, इसका वो हमारा होता है फ्रीजिंग पॉइंट -0.52 डिग्री सेल्सियस। ठीक है फ्रेंड। अब हमारा दूसरा हम देख लेते हैं अपना हीमोलिटिक मेथड। ये भी बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, हमको करना कुछ नहीं है, सिंपल हमको लेना है अपना टेस्ट सॉल्यूशन, यानी कि जिसको हमें पता लगाना है कि वो हाइपरटोनिक है कि हाइपोटोनिक कि आइसोटोनिक। उसमें हमको एक रेड ब्लड सेल डाल देना है। वैसे बहुत सारे हम डाल सकते हैं चेक करने के लिए, मैंने यहाँ पे एक डाल के आपको दिखाने के लिए डाला है, तो एक मैंने यहाँ सेल डाल दिया। अब होगा क्या कि अगर वो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, कंडीशन समझिए, आप एक एक करके समझिए, इजी आएगा। कि पहली कंडीशन हमारी ये है, तो इसमें क्या हुआ अगर कि हमारी जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का सारा खेल है, क्योंकि उसी के बेस पे हम फिक्स कर रहे हैं कि कौन आइसोटोनिक है, कौन हाइपोटोनिक, कौन हाइपरटोनिक। तो अगर हमारे कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन है, ये आरबीसी सेल है, तो अगर हमारा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का ज्यादा हुआ, मतलब ये सॉल्यूशन है हमारा, इसका कंसंट्रेशन हमारा क्या है, ज्यादा है कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी से, आरबीसी से ज्यादा है हमारा। ठीक है, मतलब आरबीसी का यहाँ कम हो गया और इसका ज्यादा हो गया। तो हमारा ऑस्मोसिस क्या कहता है, यहाँ पे हमारी प्रोसेस आती है अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस, सॉल्वेंट पार्टिकल मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ध्यान से सुनिए फ्रेंड, सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट हमारा क्या है, यहाँ पे H2O का हमने यूज किया, H2O हमारा होता है, यहाँ सॉल्वेंट पानी का यूज कर रहे हैं। तो सॉल्वेंट पार्टिकल हमारा मूव करेगा फ्रॉम लो कंसंट्रेशन से हाई, मतलब लो मतलब कम वाला जहाँ कम मात्रा में हो, और हाई मतलब यहाँ ज्यादा मात्रा में हो। ध्यान रखना, लो कंसंट्रेशन कम मात्रा में, हाई कंसंट्रेशन ज्यादा मात्रा में। तो हमारी पहली कंडीशन क्या था कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा है कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी से, मतलब हमारी लो वाली क्या होगी, आरबीसी वाली कंडीशन, और ज्यादा होगी हमारी सॉल्यूशन। तो हमारे जो H2O मूव करेगा वो कहां से करेगा, आरसीबी से सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा। तो पहली कंडीशन में यही हुआ कि हमारा जो पानी था वो हमारे आरबीसी सेल थी उनसे निकल के और इस टेस्ट सॉल्यूशन में आके मिल गया। अब ये मिल गया तब क्या हुआ, हमारा ये सेल तो सिकुड़ गया, मतलब इसके अंदर का पानी हमारा बाहर निकल गया, तो ये सिकुड़ के इस श्रिंकेज बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में, तो ये हमारा क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। हमको कुछ इस शेप में दिखाई देता है हमारा
इस शेप में हमारा मतलब पिचका हुआ यहाँ दिखाई देता है। तो अगर हमारी ये कंडीशन आती है, ध्यान से सुनिए, अगर हमने ये सेल यहाँ पे डाला और हमको अगर सेल ऐसा पिचका हुआ दिखाई देता है, सिकड़ा हुआ दिखाई देता है, तब हम कहेंगे ये हमारा सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक क्यों है? क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा है आरबीसी से। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमारा सेल जो है श्रिंक कर गया, मतलब सेल यहाँ पे अगर सिकुड़ गया, तो हमारी कंडीशन क्या है, हाइपरटोनिक। क्योंकि सेल हमारा तब श्रिंक करेगा जब हमारी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन ऑफ आरसीबी से ज़्यादा होगी। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगर इससे कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी से ज़्यादा है तो हमारी क्या होती है, हाइपरटोनिक। सिंपल। यही हम सेम यहाँ पे देखते हैं। सेकंड वाली कंडीशन क्या थी, यहाँ पे हमारे सेल को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जब सेल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन। यही है कि दोनों में सेम है, तब हमारा क्या आ गया, आइसोटोनिक। तीसरी हमारी सिचुएशन यहाँ क्या आएगी कि हमारा सेल यहाँ पे स्वेल कर गया, मोटा हो गया। अब सेल मोटा कब होगा, जब उसने पानी को ले लिया। अब पानी इसकी तरफ मूव कर रहा है, इससे हम क्या समझ रहे हैं कि हमारा पानी यहाँ सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट हमारा लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जाएगा। तो अगर आरबीसी में हाई होगा ना, तभी तो आरबीसी की तरफ जा रहा है। तो हमारे यहाँ टेस्ट सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गई। और टेस्ट सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कम का मतलब क्या है कि टेस्ट में हमारी कम है और ये वाली ज्यादा है, तो हमारी होगी कंडीशन हाइपोटोनिक। तो ये कंडीशन हमारी किसकी, हाइपरटोनिक की, ये आइसोटोनिक की, और ये हमारी क्या है, हाइपरटोनिक की। तो इस तरह से हम यहाँ तीनों सिचुएशन पता चल गई। यहाँ मैं लिख देता हूँ छोटा छोटा। ये हमारा हो गया हाइपोटोनिक वाली कंडीशन, सॉरी हाइपरटोनिक हो गई, ये हमारी हो गई हाइपोटोनिक हो गई, और ये हमारी सिंपल क्या होगी, आइसोटोनिक। अब हम अपना देख लेते हैं मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। मतलब हमको पता चल गया टोनिसिटी मतलब क्या है, कैसे हमने निकाली। अब इसको हम एडजस्ट कैसे करेंगे, इसके लिए भी हमारे दो यहाँ क्लास दी गई है, क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकंड। क्लास फर्स्ट में हमारा दिया गया है क्राइस्कोपिक मेथड, यानी कि इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड। दूसरा हमारा है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट। सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना, हमारे यहाँ एक फॉर्मूला है। और एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन हमने बनाया, जैसे आप ये समझिए ये हमारा सॉल्यूशन है। अब ये हमारा पूरा का पूरा आप ऐसे ही समझ जाएंगे, ये हमारा क्या है, यहाँ पे जो हमारा होना चाहिए 0.9% NaCl। ध्यान है फ्रेंड्स, NaCl होना चाहिए, नमक। तो अगर ये हमारा क्या है, हाइपोटोनिक है, बहुत ही सिंपल है, आप समझिए हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है कि ये हमारा 0.9 से क्या होगा, कम होगा। अब 0.9 से कम है, इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ कमी है, तो हम इसमें क्या कर देते हैं, नमक ही तो कम है। एक्चुअल में देखा जाए तो कम तो नमक है ना। तो जो हमारा ये बफर सॉल्यूशन है, इसमें हम क्या कर देंगे, NaCl ऐड कर देंगे। और कितना ऐड करेंगे, जब तक ये हमारा इसके बराबर ना हो जाए। और इसको हम ऐड कर देते हैं और हमारा फिर क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, और ये सॉल्यूशन हमारा आइसोटोनिक बन जाएगा। बहुत सिंपल है। अब हमारी दूसरी सिचुएशन है, अगर ये हमारा क्या हुआ, हाइपरटोनिक हुआ। सिंपल समझिए, अगर ये हमारा क्या हुआ, हाइपरटोनिक हुआ। हाइपरटोनिक का मतलब क्या है, ये काट दो कि 0.9% से हमारा क्या है, ये ज़्यादा है। अब 0.9% से ज़्यादा है, तो सिंपल आप ये समझिए, घर पे जब आप होते हैं तो अगर आपकी पानी आपने पी रहे हैं या सब्जी है कुछ भी, तो उसमें अगर आपका नमक ज़्यादा हो गया, तब आप क्या करते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, तो वो हमारा बराबर हो जाता है। यही तो होगा यहाँ 9% से ज़्यादा, मतलब जो हम बफर सॉल्यूशन बना रहे थे उसमें हमारा नमक NaCl ज़्यादा हो गया, तो हम इसमें क्या करेंगे, फिर दूसरी बारी में वाटर ऐड कर देंगे। और वाटर ऐड करते हम उतना करेंगे जितना हमारा ये बराबर हो जाता है, और हमारा सॉल्यूशन आइसोटोनिक बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है ना। अब हम इसको फॉर्मूले की बेस में समझ लेते हैं। तो क्राइस्कोपिक मेथड हमारा क्या कहता है कि इसमें हमारा वही हम सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं, और ये हमारा किसके लिए होता है, हाइपोटोनिक। आपको बस इतना समझना है कि ये हमारा किसके लिए है। तो जो हमारी क्लास फर्स्ट है, ये हमारी हाइपोटोनिक के लिए, और क्लास सेकंड है, ये हमारी है हाइपरटोनिक के लिए। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है कि इसमें हमारा NaCl जो है कम है, और NaCl कम है तो इसमें हम सिंपल सोडियम क्लोराइड मिला देते हैं आइसोटोनिक बनाने के लिए। एग्जाम्पल इसका क्या है, वेट W% इज इक्वल टू 0.52 -A/B। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि 0.52 यूज किया है, और ये तो यहाँ पे इसीलिए इसका नाम रखा गया है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड, क्योंकि यहाँ पे हम फ्रीजिंग पॉइंट का यूज कर रहे हैं। फ्रीजिंग पॉइंट का यूज कैसे कर रहे हैं कि हमको पता है जो हमारा ब्लड है उसका हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है -0.52। तो उसी के बेस पे हमने एक फॉर्मूला बनाया है, वो हम यहाँ पुट करते हैं। फिर ये W, ये हमको निकालना है कि कितना हमको अमाउंट ऑफ NaCl है वो इसमें ऐड करना होगा, और NaCl ऐड करके हम इसको ठीक कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं एडजस्टिंग सब्सटेंस, यानी कि वो सब्सटेंस जिसके द्वारा हम टोनिसिटी को एडजस्ट करके उसको आइसोटोनिक बना रहे हैं। दूसरा हमारा A यहाँ पे, ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट हमको लिखना है उस सब्सटेंस का जो हमारा क्या है, अनएडजस्टेड है। आप यहाँ पे ये समझिए, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, तो ये हमारा क्या है, अनएडजस्टेड है। तो इसका जो हमें फ्रीजिंग पॉइंट लिखना है 1%, इसके सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट A हो गया हमारा।
बी हमारा यहाँ पे क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सॉल्यूशन एडजस्टिंग सॉल्यूशन, यानी कि जिस सॉल्यूशन से हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं वो हमारा क्या NaCl है, तो यहाँ हम फ्रीजिंग पॉइंट किसका लिखेंगे, NaCl का लिखेंगे। अब हमारा दूसरा देख लेते हैं, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट। इसमें भी वही हमारा हाइपोटोनिक के लिए यूज हो रहा है, वही सेम इस वाला है, बस फॉर्मूला अलग है। फॉर्मूला क्या है, E = 17 हमारा कांस्टेंट है, लीजो आता है, ये भी हमारा कांस्टेंट, और ये वैल्यू हमारी जो सब्सटेंस हमसे निकलवाया जाएगा उसके साथ ये वैल्यू हमको देते हैं लिख के। फिर हमारा M हमारा है मॉलिक्यूलर वेट। सिंपल हमको ये फॉर्मूला लगाना है, E = सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट, जो हमारी यहाँ वैल्यू हमको निकालनी है, यानी कि हम कितना NaCl यहाँ पे रिक्वायर्ड है जो हमको ऐड करना है आइसोटोनिक बनाने के लिए। 17 हमारा वही है, सिंपल है, आप लिख देंगे। लीजो वैल्यू हमको गिवन मिल जाएगी, और यहाँ पे हमको जो ड्रग सॉल्यूशन हमने यहाँ पे आइसोटोनिक बनाना है उसका मॉलिक्यूलर वेट आपको सिंपल लिख देना है, ये हमारा सिंपल निकल आएगा। अब हम अपना दूसरा क्लास समझ लेते हैं। तो ये क्लास हमारी हाइपरटोनिक के लिए होती है। हाइपरटोनिक मतलब इसमें हमारा नमक जो है ज्यादा हो गया, नमक ज्यादा हो गया इसका मतलब हम इसमें पानी मिला देंगे, तो ऐड वाटर इन सॉल्यूशन टू मेक इट आइसोटोनिक, वाटर मिला देते हैं। इसका जो हमारा एग्जांपल V = WE.111.1, तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है 111, और ये W हमारा क्या है, अब यहाँ W हमको ये वॉल्यूम है, पानी हमको कितना मिलाना है, वो W हमारा हो गया वेट ऑफ ड्रग इन ग्राम, यानी कि जितना हमने जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं उसमें हमने कितना ड्रग यूज किया उसका वेट हमको लिखना है, और E हमें लिखना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ड्रग, यानी कि पूरा सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट जो हमने यहाँ वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू वाली हमको यहाँ पे पुट कर देनी है यहाँ पे हमको निकालने के लिए। अब हमारा यहाँ पे एक और सेम इसी की तरह मेथड है, स्प्रॉल मेथड। ये हमारा सिंपल इसी को सिंप्लीफाई कर दिया है। यहाँ पे इन्हें जो W वैल्यू थी इसकी जगह इन्होंने 0.3 ये इन्होंने यहाँ पे फिक्स कर दी, और इसके द्वारा एक नया फॉर्मूला लिख दिया V = 33.33E। तो ये हमारा सिंपल हो गया। अब हम इसे पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। आज हमारी यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड। अगर आपको कोई भी फर्दर डाउट्स हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप हमसे फ्रेंड पूछ सकते हैं, कमेंट करके लिख सकते हैं। बाकी आपको नीचे वेबसाइट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ विजिट कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कीजिए, सारा कुछ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द।